दोस्तों नमस्कार। कुछ दिनों का अंतराल था और अंतराल एक व्यस्तता रहती है ज़िंदगी की अपने आप में। उसी व्यस्तता के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी आपके जस्ट सामने, यानी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये लोड आज शाम को या कल जैसे होगा। संभवतः हो सकता है कि इस वीक में, अगले वीक में रिट का विज्ञापन आप लोगों के सामने आए और स्कूल व्याख्याता की 5,000 की नई भर्ती आप लोगों के सामने आ रही है। और मैं मानता हूं कि ज़िंदगी के बड़ा बेहतरीन अवसर होते हैं, ये बेहतरीन गोल्डन अवसर आपको मिलते हैं और गोल्डन ही तभी बनते हैं जब आप इनमें से रिजल्ट निकालते हैं। क्योंकि कई बार मैंने कहा, एक बच्चे का कमेंट था आज मॉर्निंग में कि सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उन लोगों का सिलेक्शन होगा जिन्होंने अलग अलग कोचिंगों के ऑनलाइन कोर्सेज ले रखे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा सवाल हर बच्चे के जहन में होगा। जो बच्चा कहीं ना कहीं एक जगह विश्वास करके बैठा, उसको लग रहा होगा कि उसने उससे पढ़ा तो कहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखना, जो 5 से 7 जगह है झक मारते हैं वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, वो केवल कंफ्यूज रहते हैं। कई बार मैंने आपसे कहा है कि एक व्यक्ति जब एक बार जॉब लग जाता है, उसके बाद लगातार वो सक्सेसफुल होता है, उसका रीजन है, उसे पता चल जाता है मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये चीज़ें नहीं होती है कि आप कितना मैटर ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ से कितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट है सब, और मार्केट में मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, कंप्लीटली पब्लिसिटी का एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि बेचारा एक अनजान छोटा सा बच्चे को ये पता नहीं चलता है कि साहब सही क्या है और गलत क्या है। तो ये भीड़ है। ठीक है, मैं ईमानदारी से बताऊंगा कि आपने जिन्होंने 2 कोर्स रखे हैं, 3 कोर्स ले रखे हैं ऑफरों के चक्कर में, उनमें से सिर्फ 0.1% बच्चों का सिलेक्शन हो तो बड़ी बात होगी। याद रखना, वो सब कन्फ्यूजन में जाते जाएंगे, वो एक ऐसे चक्र में उलझते जाएंगे कि उनको खुद को पता नहीं होगा कि उस चक्री से निकला कैसे जाए। तो याद रखना, अपने आप पे विश्वास रखें। मैं जो पढ़ रहा हूं, जिन किताबों को पढ़ रहा हूं, वो बेहतरीन है। याद रखना, बस ये विश्वास के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। और आप ये सोच रहे हैं 20 किताबें पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, ऐसा कदापि कभी पॉसिबल नहीं होगा। खैर छोड़िए इन बातों को। मैंने अब तक यूट्यूब पे जो भी टॉपिक करवाए हैं वो सब बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक करवाए हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं। उन्हीं टॉपिक की श्रृंखला में आज फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नया और शानदार टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। समझना है और विश्वास मेरे पे भी रखना और अपने आप पे भी। मैं जो चीज़ बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको कुछ भी अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। याद रखना, बस मैं जो बातें बताऊं उनको समझ लीजिएगा। मैं एग्जाम पैटर्न को लेकर पढ़ाऊंगा। याद रखना, मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है, आप उनमें से क्या देखते हैं, कितना छोड़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसमें से ये चीज़ बताना कि साहब ये चीज़ें आएंगी और ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, आराम से एक चीज़ को पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब के माध्यम से। वक्त बहुत कम मिल पाता है, बहुत से बच्चों की शिकायत होती है, सर मैसेज का जवाब नहीं दे पाते हो, हमारे कॉल नहीं उठा पाते हो। कभी मेरी सिचुएशन में आके देखिएगा, 200 से 250 कॉल, 500 से 600 व्हाट्सएप पे मैसेज, कितने पढ़ सकते हो आप? एक मैसेज पढ़ने में आपको कम से कम 2 मिनट लगते हैं। आप 24 घंटे में से कितना समय दे सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और खुद के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो समझिए, मैं सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि एक चीज को क्लियर करूंगा। मैंने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब के माध्यम से करवाऊंगा, वो टॉपिक्स जो जहां से एग्जाम में लगातार प्रश्न आ रहे हैं, जहां से हर एग्जाम में आ रहा है। अभी जैसे आपने नाम सुना होगा, मुझे लगता है कि जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उस बच्चे के दिमाग में आ गया होगा कि ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर 2 एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, आप कोई भी 2 एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, उन 2 में से हो सकता है दोनों की दोनों में प्रश्न आया हुआ हो, या एक में 100% यहां से प्रश्न मिलता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत हर पेपर में। अभी मैंने 2 पेपर देखे थे, नए पेपर आए हैं, शायद टाइम मिला तो मैं कल आंसर की जारी करूंगा। आरपीसी स्कूल लेक्चरर का साइकोलॉजी पेपर था और एक एचपी टेट का पेपर था जो कल 12 तारीख को हुआ था। दोनों में प्रश्न है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि हर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से कवर करनी है। समझिए, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, सबसे पहले जैसे सिद्धांत का आपने नाम पढ़ा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मैं एक चीज़ बताऊंगा पैटर्न के अकॉर्डिंग, बड़े रिलैक्स मूड में पढ़ना है। एक तो दबाव नहीं लेना है, चाहे एग्जाम अप्रैल में हो, मार्च में हो, प्रेशर मत लेना। कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी चीज़ है। कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपने मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहिएगा, सिलेक्शन लेके चले जाओगे। कोई से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखना, मेरे से
इससे मुझे फर्क पड़ना चाहिए, सिंपल सी बात है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? इरिक इरिक्सन ने, ठीक है। तो इरिक इरिक्सन ने सिद्धांत दिया है, कुछ एरिक्सन लिख देते हैं, इरिक एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इरिक इरिक्सन, ठीक है। अब इरिक इरिक्सन की जब भी बात करते हैं, सबसे पहला देखो बेसिक चीजें यहां से क्या पूछता है। बेसिक चीजें मैं पूरा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बेसिक चीजें आपके दिमाग में आएगी साहब। इरिक इरिक्सन सिद्धांत का नाम क्या है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, साइकोलॉजिकल सोशियो थ्योरी क्या है, ठीक है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की जब भी अपन बात करते हैं, इस सिद्धांत के नाम पे एक नाम और भी दे सकता है आपको, मनोसामाजिक अहम विकास सिद्धांत, ठीक है। मनो अहम सामाजिक विकास सिद्धांत, ठीक है। अहम शब्द भी आ सकता है। ये मैं एक नई चीज बता रहा हूं आपको, मेरा उद्देश्य है कि वो चीजें क्लियर करना जो पूछ ले और फिर कंफ्यूज रहे, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मुझे पता नहीं चला। हमारा उद्देश्य है उन सब बेहतरीन चीजों की बातें करना। तो यहां मनो अहम सामाजिक शब्द भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। मनो अहम सामाजिक विकास भी किसके देन है? इरिक इरिक्सन की। मनो सामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इरिक इरिक्सन। लगभग 5 से 7 बार एग्जाम में प्रश्न आ गया मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक। उत्तर कौन हो गया? इरिक इरिक्सन। कब दिया इन्होंने? 1963 डेट मिलेगी, बाकी डेट पे कभी प्रश्न पूछता नहीं है, याद रखना, बहुत कम पूछेगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन मिलता है। किताब का नाम था बचपन तथा समाज, ठीक है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बचपन तथा समाज, ये इनकी बुक का नाम है। तो चाइल्डहुड, ठीक है, एंड सोसाइटी, सी का मतलब चाइल्डहुड एंड एस का मतलब सोसाइटी। तो बचपन तथा समाज इन्होंने पुस्तक 1963 में सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम क्या हो गया साहब? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इसको मनो अहम सामाजिक विकास सिद्धांत भी कह सकते हैं। और एक नाम और दे रहा हूं मैं, जीवन अवधि सिद्धांत, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं आप इसको? जीवन अवधि सिद्धांत भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जीवन अवधि सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। अब समझिएगा, बहुत ईजी वे में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये कि यहां से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते रहे, 3 टाइप के प्रश्न, ठीक है। मैं कंप्लीट समझा रहा हूं आपको, लेकिन यदि जो बच्चा ये चाहता है कि सर मुझे सिर्फ छाछ नहीं पीनी है, मुझे तो सिर्फ सर घी, मेरे को मतलब मक्खन निकालना है, सब मक्खन मक्खन खाना है, तो मक्खन यदि खाना है आपको, घी यदि आपको खाना है, तो वो घी वाली चीज़ें भी बताऊंगा और छाछ वाली चीज़ भी बताऊंगा और भी चीज़ें एक्स्ट्रा जो और लोग बताते हैं वो चीज़ें भी बता दूंगा, ताकि आपके मन में नहीं रहे गुरुजी ने वो चीज़ें नहीं बताई, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बताना पड़ता है। फिर भी समझिए, इरिक इरिक्सन 1963 बचपन तथा समाज सिद्धांत के नाम। पहला बेसिक प्रश्न आपसे केवल इस चीजों पे पूछेगा। अब तक का एग्जाम पैटर्न देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या इरिक इरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया। ये 2 टाइप के प्रश्न यहां से बेसिक, यानी पहले टाइप का प्रश्न है कि बेसिक प्रश्न जो है वो प्रतिपादक वाला है। तो प्रतिपादक में आपको 3 चीजें याद रखनी है। प्रतिपादक इरिक इरिक्सन कब दिया? 1963 में। किताब का नाम क्या हो गया? बचपन तथा समाज। सिद्धांत के उपनाम क्या है? मनो अहम सामाजिक विकास सिद्धांत भी बोल दें, और एक नाम मैंने बोला कि जीवन अवधि उपागम। देखिए, मनोसामाजिक अहम विकास सिद्धांत तो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कहते हैं कि जो हमारा विकास होता है वो शारीरिक परिपक्वता और सामाजिक और ऐतिहासिक जो बल होते हैं उनकी अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यानी शारीरिक परिपक्वता, किसको बल दिया इन्होंने? शारीरिक परिपक्वता, ठीक है। शारीरिक परिपक्वता और सामाजिक ऐतिहासिक, ठीक है ना, जो बल हैं उनकी अंतः क्रिया, इनके मध्य क्या होती है? अंतः क्रिया का परिणाम होता है। इसलिए सिद्धांत को क्या बोला? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। यानी इन्होंने सामाजिक कारकों को बहुत महत्वपूर्ण माना है कि व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक परिपक्वता और सामाजिक और ऐतिहासिक जो बल होते हैं उनमें जैसे इंटरेक्शन होता है उससे आपका जो है वो व्यक्तित्व प्रभावित होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। अब मैंने नीचे लिखा कि साहब जीवन अवधि उपागम। इरिक इरिक्सन कौन है? नव फ्राइडवादी। इरिक इरिक्सन कौन है साहब? नव फ्राइडवादी है। अब जैसे नव फ्राइडवादी शब्द आवत था दिमाग में, क्या हुआ है? फ्राइड ने कहा कि व्यक्तित्व जैविक कारकों से प्रभावित होता है और नव फ्राइडवादियों ने कहा था कि व्यक्तित्व केवल जैविक कारकों से प्रभावित नहीं होता अपितु सामाजिक कारकों से भी प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए ये नव फ्राइडवादी थे, जिसमें कार्ल यूंग की भी बात करते हैं, एडलर की बात करते हैं, इरिक इरिक्सन की बात करते हैं, अन्ना फ्राइड की बात करते हैं, सुल्लिवान की बात करते हैं, किरोन हार्नी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये नव फ्राइडवादी था इरिक इरिक्सन। फ्राइड ने कहा कि व्यक्तित्व का विकास केवल कुछ वर्षों तक, यानी प्रारंभिक बचपन की अवस्था तक माना है, प्रारंभिक 5 वर्षों को बहुत महत्वपूर्ण माना है, बाल्यावस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उसके बाद वो कहता है कि व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इरिक इरिक्सन ने कहा कि नहीं, व्यक्तित्व का विकास,
हाँ, तो मैं बात कर रहा था जीवन अवधि उपागम के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। इसका नाम जीवन अवधि उपागम क्यों पड़ा? तो मैंने कहा कि फ्राइड ने केवल ये कहा कि 4 से 5 वर्षों तक आपका व्यक्तित्व विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है, वही सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन इरिक एरिक्सन जो नव फ्राइडवादी थे, उन्होंने इस बात की आलोचना की फ्राइड की कि नहीं, व्यक्तित्व का विकास को आप कुछ वर्षों तक सीमित नहीं कर सकते, व्यक्तित्व का विकास जीवन पर्यंत चलेगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जीवन अवधि उपागम। और दूसरा रीजन ये भी था क्योंकि इन्होंने पूरे विकास को, पूरे व्यक्तित्व के जीवन को इन्होंने 8 वर्षों में 8 अवधियों में बांटा, ये जीवन अवधि उपागम। तो सिंपल सी बात समझनी है, क्या समझनी है? नॉर्मल भाषा में समझ लो। सिद्धांत का नाम मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जीवन अवधि उपागम, मनो अहम सामाजिक विकास सिद्धांत। प्रतिपादक कौन? इरिक एरिक्सन। किताब का नाम क्या? बचपन तथा समाज। कब दिया? 1963 में। कौन है ये? नव फ्राइडवादी। ये पहला बेसिक टाइप का प्रश्न। यहां से 3 टाइप के प्रश्न पूछ जाते हैं। कितने टाइप के प्रश्न पूछ जाते हैं? 3 टाइप के। पहले टाइप का प्रश्न ये है, बेसिक चीज। दूसरा टाइप का प्रश्न, जितने पेपर उठा के देखोगे उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, दूसरे टाइप का प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि इन्होंने मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं बताई, कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था बताई हैं? 8 अवस्थाएं। इन पे एक प्रश्न और बन सकता है, जैसे अपने स्कूल व्याख्याता 2014 के पेपर देखेंगे या 2013 थर्ड ग्रेड के पेपर देखना आप, वहां पे बहुत बारे प्रश्न पूछा गया है कि जो 8 अवस्थाएं हैं उनका सीक्वेंस, ठीक है ना। पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, 7वीं अवस्था कौन सी है, 8वीं अवस्था कौन सी है। तो यहां से दूसरे टाइप का प्रश्न क्या बन गया? 8 अवस्थाएं कौन सी हैं और 8 अवस्थाओं का सीक्वेंस क्या है। दूसरा प्रश्न क्या बन गया? पहला प्रश्न क्या है? बेसिक चीजें, प्रतिपादक, किताब का नाम और बेसिक सिद्धांत के नाम। दूसरा प्रश्न कितनी अवस्थाएं बताई और उन अवस्थाओं का सीक्वेंस। जैसे ये प्रश्न बहुत बार आ गया, 5वीं अवस्था कौन सी बताइए, कौन सी अवस्था नहीं बताइए, ठीक है, कौन सी अवस्था शामिल है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो ये दूसरे टाइप का प्रश्न आपको जहन में रखना है। और यहां से तीसरे टाइप का प्रश्न ये पूछता है कि जो इसने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं उनका कार्यकाल, और कार्यकाल भी नहीं पूछेगा, मूलतः प्रश्न ये पूछता है कि किस अवस्था का संबंध किस अवस्था से, शिशुअवस्था से संबंधित कौन सी है, बाल्यावस्था से संबंधित कौन सी है, किशोर अवस्था से संबंधित कौन सी है। ये 3 टाइप के प्रश्न आज तक के 20 साल के पेपर से आप देखेंगे, यही प्रश्न। पहला नाम प्रतिपादक, दूसरा विकास की कितनी अवस्थाएं, उनको सीक्वेंस में याद करनी है, और तीसरा उनका कार्यकाल या उनका किस अवस्था से संबंधित है। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा हर अवस्था का मतलब क्या है, वो नाम क्यों दिए गए हैं, और प्रत्येक अवस्था में जो एक मनोसामाजिक मूल्य उत्पन्न होता है वो कौन सा है। तो कंप्लीट एक एक चीज की चर्चा कर रहा हूं, समझिएगा, बड़े रिलैक्स मोड में समझिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी, समझ में आ गई यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जब इरिक एरिक्सन ने दिया साहब, ठीक है, तो इससे पहले कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बता दूं। नॉर्मल चीज़ें हैं ये, लेकिन फिर भी हमें समझनी है, ठीक है ना। फिर भी क्या करना था ना, समझ लो, आराम से समझियो। इरिक एरिक्सन कहता है कि इसको अहम मनोवैज्ञानिक कहा गया है। क्या कहा गया है? अहम मनोवैज्ञानिक। क्यों कहा गया है? क्योंकि ईगो मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसने ईगो पे सबसे अधिक बल दिया, ठीक है। ये कहता है हमारा ईगो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमारे विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कौन? ईगो, ठीक है। ये कहता है कि सामान्यतः मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। ये जो मौलिक आवश्यकताएं होती है ना, इन मौलिक आवश्यकता, ठीक है ना, इन मौलिक आवश्यकताओं के प्रति, मौलिक आवश्यकता के प्रति हम जो अंतः क्रियाएं करते हैं वैसी से हमारे अहम का विकास होता है। तो ये कहता है कि सामान्यतः मनुष्य कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं मौलिक आवश्यकताओं के प्रति जो अंतः क्रिया करते हैं वही आपके अहम पे बल देता है। इसलिए आपके सामने मान लो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि ईगो मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, यानी ईगो पे सबसे अधिक बल किसने दिया, तो इरिक एरिक्सन ने ईगो पे बहुत ज्यादा बल दिया है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें बात करता है कि जैसे इसने जो 8 अवस्थाएं बताई हैं, ये कहता है प्रत्येक अवस्था के 2 पक्ष होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? 2 पक्ष, एक पॉजिटिव होता है, एक माइनस नेगेटिव पॉइंट होता है। और इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंटों के अपेक्षा के कारण क्या होता है कि व्यक्ति में है एक मनोसामाजिक संकट पैदा होता है। क्या पैदा होता है? संकट, ठीक है। मनोसामाजिक संकट शब्द नाम दिया इसने, मनोसामाजिक संकट, ठीक है। अब ये मनोसामाजिक संकट क्यों पैदा होता है? क्योंकि व्यक्तित्व के 2 पक्ष हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस मनोसामाजिक संकट की वजह से यदि वो इसका समाधान कर लेता है व्यक्तित्व, तो वो अनुकूलित हो जाता है, तो वो अगली अवस्था में पहुंच जाएगा और उसका विकास बहुत अच्छा चलेगा। और यदि इसका समाधान नहीं करता, मतलब प्लस पॉइंट की तरफ नहीं बढ़ पाता, नेगेटिव पॉइंट की तरफ बढ़ जाता है, तो उसका व्यक्तित्व जो होता है विकृत हो जाता। तो व्यक्तित्व के 2 पहलू इसने बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों पहलुओं के संघर्ष से क्या होता है? मनोसामाजिक संकट पैदा होता है। जो व्यक्ति जितना जल्दी संकट का समाधान कर लेगा वो उतना ही अच्छा व्यक्तित्व कहलाएगा, और जो इसका समाधान नहीं करेगा वो व्यक्तित्व उतना ही विकृत बनता जाएगा। तो ये चीज नॉर्मली आपको समझनी है, ठीक है।
एक शब्द और बता दूं आपको, इसने एक शब्द और दिया है कर्मकांड। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ जाए कर्मकांड शब्द की व्याख्या किसने की है, तो इरिक रिक्शन ने की है। रिट में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, रिट में पेपर ऐसा आता है आपको, दो गुरुजी पेपर कठों आए हुए, पेपर जो आए हुए, एक ही चीज आ जाए। ठीक है, इसलिए समझ नहीं आराम से, कोई दिक्कत को नहीं। कर्मकांड शब्द की व्याख्या किसने की है, इरिक रिक्शन ने की। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी कर्मकांड क्यों है, ठीक है ना, तो कर्मकांड का मतलब यहाँ ये लिया था कि ये इरिक रिक्शन कहता है कि मनुष्य क्या करता है कि समाज के जो वयस्क सदस्य हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके कुछ कार्यों को उसको अनुसरण करना पड़ता है, उनको उसको मानना पड़ता है। तो समाज के जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनके कार्यों का जो हमें अनुसरण करना पड़ता है, उसकी इसने व्याख्या किस शब्द से की है, कर्मकांड शब्द से की है। किससे की है, कर्मकांड। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। क्या बेसिक चीजें थी, ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। प्रत्येक अवस्था के दो पक्ष हैं, सकारात्मक धनात्मक, दोनों में एक संकट पैदा होता है जिसको मनोसामाजिक संकट शब्द दिया है। इस संकट का जो जितनी जल्दी समाधान कर लेगा उतना आगे बढ़ जाएगा, बाकी पीछे रह जाएगा। ठीक है, और कर्मकांड शब्द का प्रयोग इसने किया है जिसका मतलब है हम समाज के वयस्क सदस्यों के कुछ कार्यों का हमें अनुकरण करना पड़ता है। अब देखिए इसने क्या बताया है कि विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। साहब क्या बताई हैं, विकास की 8 अवस्थाएं। एक एक अवस्था को बड़े प्रेम से समझनी है। ठीक है ना, थान बता दियो कि प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्नों का पैटर्न क्या है, कैसे प्रश्न पूछ सकता है, ये सब चीजें मैं क्लियर करता जा रहा हूं। बस आप ये समझिए कि अब इनमें से कैसे कितनी चीजें मुझे लेनी है। तो इसने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, मनोसामाजिक विकास के इसने 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, सीक्वेंस में याद करना है, प्रत्येक अवस्था का कार्यकाल और किस अवस्था का संबंध किस अवस्था से याद करना है। पहली अवस्था की जैसे अपन बात करें तो विश्वास बनाम अविश्वास। अवस्था का नाम क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, अब इसका एक नया नाम दे देगा, आस्था बनाम। मैं सीटेट में देखें ऐसे नाम, ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूं, जो नए नाम आए हुए वो बता दूंगा। आस्था बनाम अनास्था, ट्रस्ट वर्सेज अनट्रस्ट। ठीक है ना, अनट्रस्ट। ठीक है, तो विश्वास बनाम अविश्वास, आस्था बनाम अनास्था या ट्रस्ट वर्सेज अनट्रस्ट। ठीक है, तो ये क्या है समझिए, सिंपल वे में समझिए। पहला शब्द प्रश्न पूछना साहब कार्यकाल क्या है, तो कुछ किताबों में 0 से 1 वर्ष दे रखा है, लेकिन कुछ अच्छी किताबों में 0 से 18 माह दे रखा है। मुझे सही ज़्यादा यही लगता है, बाकी इसके लेकर कंफ्यूजन है। इसलिए ऐसे पर्सन में आप इस गुरुजी अब बताओ के करा में तो उलझना की बात को नहीं है। ऑप्शन दोनों में से एक ही आएगा, नज़दीकी ऑप्शन करना है, हमेशा नज़दीकी ऑप्शन करना है, क्योंकि जब रेफरेंस किताबों में कंफ्यूजन, रेफरेंस किताबें में हर किताब में अलग अलग मिलेगा, इसलिए कंफ्यूजन पालने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी पैरवी कर रहा हूँ 0 से 18, बाकी कुछ किताबों में 0 से 1 वर्ष। मेन चीज़ की याद रखनी है, विश्वास बनाम अविश्वास का संबंध कौन सी अवस्था से है, तो कौन सी अवस्था से हो गया साहब, शेष अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था से हो गया, शेष अवस्था से इसका संबंध हो गया। मेन चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखो विश्वास बनाम अविश्वास, आस्था बनाम अनास्था होती क्या है समझ लो, तो समझो इन चीज ने। विश्वास क्या है, छोटा सा बच्चा होता है, 18 महीने का बच्चा होता है, यदि उस बच्चे को मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है, अपेक्षित स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो उस बच्चे में क्या होता है, विश्वास नामक गुण पैदा होता है। अपेक्षित प्यार और स्नेह मिलने पर उसमें कौन सा गुण पैदा होगा, विश्वास मजबूत हो जाएगा। लेकिन जो माता पिता बच्चे की उपेक्षा करते हैं, उसको रोते हुए को छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसको समझाने मनाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके साथ वो प्यार नहीं दिखाते हैं, तो उन बच्चों में कौन सा भाव आता है, अविश्वास। विश्वास कब, जब प्यार और अपेक्षित स्नेह मिलेगा घर वालों का, और अविश्वास कब, जब अपेक्षित प्यार और स्नेह नहीं मिलेगा। अब यदि ये मजबूत है तब तो आप आगे बढ़ते जाओगे, ये तो परस धनात्मक पक्ष है, और यदि ये नेगेटिव हो जाता है तो आपका व्यक्तित्व क्या होता जाता है, विकृत होता जाता है। अब इस विश्वास और अविश्वास दोनों की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए दोनों चीजें एक साथ आने लग गई। ठीक है, बच्चे में विश्वास भी है बट कहीं उपेक्षा भी होता है, अविश्वास भी आ रहा है। तो यदि ये संकट पैदा हो जाता है, तो इस संकट से यदि वो बच्चा इस संकट से निकल जाता है, इस संकट का समाधान कर लेता है, कौन संकट का, विश्वास बनाम अविश्वास का, विश्वास पॉजिटिव अविश्वास नेगेटिव, तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है जिसका नाम है आशा। कौन है, आशा, होप। ठीक है, अब ये होप नामक मनोसामाजिक, ये क्या है, मनोसामाजिक गुण हो गया, क्या मनोसामाजिक शक्ति होगी, मनोसामाजिक मूल्य हो गया। ठीक है, तो इस पहली अवस्था से मनोसामाजिक मूल्य कौन सा उत्पन्न होता है, आशा होता है, और ये आशा ही भविष्य में जाके उसके सामाजिक व सांस्कृतिक आदर्शों के प्रति उसे अनुरूप बनाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज याद रखनी थी,
भाषा मत उलझ जाओ, सिंपल बातें याद रखनी है। पहली अवस्था का नाम विश्वास अविश्वास, आस्था बनाम अनास्था, ट्रस्ट वर्सेज अनट्रस्ट। कार्यकाल क्या है? 0 से 18 महीने। किस अवस्था से संबंधित है? शेष अवस्था से संबंधित है। यहाँ बच्चे में प्यार मिला तो विश्वास, प्यार नहीं मिला तो अविश्वास। संकट का समाधान में जो मनोसामाजिक गुण आएगा उसका नाम क्या है? आशा। बस इतना याद रखना है। अपना जो एनजीओ आ रहा है, वैसे तो मैंने अप्रत्यक्ष रूप से मैं काम करना शुरू कर दिया है, वो भी इसी शब्द से मिला जुला शब्द है, ठीक है। निकल के आएगा, बताऊंगा, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। तो विश्वास बनाम अविश्वास पहली अवस्था होगी, किससे संबंध है? और मनोसामाजिक गुण, बस इतना याद रखना। आगे देखिए, ये पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है साहब। अब देखिए आगे, देखिए 2 नंबर पे, 2 नंबर पे बात करेंगे। दूसरी जो उसने अवस्था बताई उसका नाम है स्वायत्तता, ठीक है। स्वायत्तता बनाम इसको बोल सकते हैं आप शक, डाउट, ठीक है ना। कुछ किताबों में इसको लज्जा शब्द लिखा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, ठीक है। स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, शक, डाउट, लज्जा, दोनों शब्द याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ा। कई जगह मान लो कि शक शब्द आगो, कोई जगह लज्जा आगो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, पहली चीज कार्यकाल क्या होगा? तो वहां 18 महीने थे, तो 18 माह से 3 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष का बच्चा इसमें आ जाएगा, ठीक है। कुछ किताबों में 2 से 3 वर्ष इसको लिखा गया है, कोई बात नहीं है, मैं इसकी पैरवी करूंगा। 18 से 3 वर्ष, ठीक है, 2 से 3 वर्ष। बात एक ही है, नजदीकी ऑप्शन आएगा, ठीक है। पहला प्रश्न, दूसरी अवस्था का नाम क्या है? स्वायत्तता बनाम लज्जा या शक की अवस्था, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, 18 माह से 3 वर्ष। किस अवस्था संबंधित है? तो एक प्रकार से ये किससे होगी? ये भी शेषावस्था संबंधित होगी। ये भी किसका पार्ट हो गया? शेषावस्था से ही संबंधित है, तो इसको शेषावस्था संबंधित आपको याद रखना है। अब मतलब क्या है गुरुजी को, मतलब क्यों समझ लो, तो मतलब समझना के लिए समझ लो। स्वायत्तता, जैसे ही बच्चे में, यानी हर जो पहली अवस्था वो दूसरी अवस्था के विकास में योगदान देगी। जैसे ही पहली अवस्था से बच्चे में विश्वास पैदा होता है, तो उस विश्वास की वजह से वो क्या करता है कि यहाँ जैसे 18 महीने का होता है तो खुद कार्य करने की कोशिश करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोशिश करता है। मम्मा मैं नहा लूँ, मम्मा मैं कपड़े पहन लूँ, मम्मा मैं सीढ़ियों पे चढ़ जाऊँ, मम्मा मैं गिलास लेके आता हूँ, तो वो ऐसा व्यवहार करता है। वो चाहता है कि मैं खुद करूँ, मम्मा मैं अपने बाल बना लूँ, ठीक है। तो बच्चा ऐसी बातें करता है, खुद कार्य करने की कोशिश करता है, स्वायत्तता, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोशिश करता है। इस समय पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मान लीजिए वो बच्चा जैसे करे मैं कर लूँ, पापा ने कहा मारी न थप्पड़ की कर ले डोल संभई को निर्भाव गो बाल ना वगो, नुआऊंगी तन मैं अपने आप नुआ दूंगा, मम्मा अपने आप नुआ देगी। यहीं से उसमें डाउट होने लग जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, तभी तो मुझे मम्मी पापा मना करते हैं, तू तेरे से नहीं होगा, अरे तू रहने दे यार, तेरे बस की बात नहीं है। यही तो व्यवहार बच्चे को कमजोर बनाता है। आप में से जो बच्चे होते हैं ना, सरगुजी सुसाइड करना को मन मारी है, उनको बचपन में कहा गया है कि उनको कुछ करो, जब अचानक से जब समस्या आती है तो उन्हें लगता है कि अब हार जाएं। जबकि जिस बच्चे ने स्वतंत्र रूप से कार्य किए, हर परिस्थिति में सामना किया, वो हारने की बात ही नहीं करेगा साहब। तो स्वायत्तता बनाम लज्जा का मतलब क्या? स्वतंत्र रूप से कार्य करना। मैं नहा लूंगा, मैं कपड़े पहन लूंगा, मैं अपने बाल बना लूंगा, मैं अपनी मालिश कर लूंगा, मैं तेल लगा लूंगा, मैं अपना पेस्ट कर लूंगा। यदि उस स्वतंत्र कार्य को मम्मी पापा ने प्रोत्साहन दिया तो ठीक है, प्रोत्साहन नहीं दिया तो उससे शक, डाउट, लज्जा का महसूस होने लग जाएगा। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। अब इस संकट से क्या होता है? स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा, प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ठीक है, और मम्मी पापा ने जैसे उसको डांटा तो उसमें ये भावना आई, तो इसमें उसको संकट पैदा होगा। और इस संकट का समाधान यदि वो कर लेता है, किस संकट का? स्वायत्तता बनाम लज्जा के संकट का समाधान कर लेता है, तो उसमें जो मनोसामाजिक गुण पैदा होता है उसका नाम है इच्छा शक्ति। क्या नाम है साहब? इच्छा शक्ति, विल पावर, मेरा सबसे फेवरेट शब्द, ठीक है। इच्छा शक्ति, विल पावर। मनोसामाजिक गुण कौन सा पैदा होता है इस अवस्था में? यदि संकट का समाधान होगा तो इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे अंदर ये कुछ भी करने की, अपने आप निर्णय लेने की योग्यता है। इसको बोलते हैं विल पावर, कि मैं कर सकता हूं। बस ये भाव ही इच्छा शक्ति है, ठीक है, जो इंसान में होना बहुत जरूरी है। तो इच्छा शक्ति, विल पावर, ये याद रखना। स्वायत्तता बनाम लज्जा, मेरे व्हाट्सअप स्टेटस हमेशा मेरा एक ही रहता है, याद रखना कभी भी जिन बच्चे जुड़े हैं। विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। मेरी हर किताब के पीछे एक लाइन लिखेगी, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। मैं इसका कीवर्ड मानता हूं मेरा, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया। स्वायत्तता बनाम लज्जा,
शेष अवस्था संबंधित कार्यकाल 18 से 3 वर्ष, स्वायत्ता स्वतंत्र कार्य करता है, समर्थन मिल गया ठीक है, समर्थन मिला तो अपने आप को सेकंड लग जाएगा। कौन सा मानव सामाजिक गुण? इच्छा शक्ति। ये दूसरी अवस्था यहाँ खत्म होती है अपनी। अब अपन चलेंगे तीसरी अवस्था की। यहां अपन क्या चलेंगे? तीसरी अवस्था, पहल बनाम अपराध। या अपराध के स्थान पे दो शब्द भी आ सकता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस क्या हो जाएगा? गिल्टी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। अब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी क्या है? देखिए, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी का मतलब क्या है? जैसे बच्चा यहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है? मतलब दूसरी अवस्था से, जहाँ उसमें इच्छा शक्ति मनोसामाजिक मूल्य है और स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो यहाँ कार्यकाल, वहाँ क्या बात कर ली हमने? 18 से 3 वर्ष। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 से 5/6 वर्ष। दोनों ही शब्द मिलते हैं किताबों में, ठीक है ना, दोनों ही शब्द मिलते हैं, ठीक है, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, देख लेना एक बार। तो 3 से 5/3 से 6 की बात है, कंफ्यूज मत होना, एक ही मिलेगा। मैं 3 से 6 का ज़्यादा समर्थन करता हूँ, बाकी 3 से 5 भी किताब मिलता है। समझ लो, आराम से रिलैक्स मूड में समझो। इस पे प्रश्न 2-3 बार आ गया, पहल बनाम अपराध। ठीक है, पहला प्रश्न कार्यकाल होगा, दूसरा प्रश्न इसका संबंध क्या है, किस अवस्था से है? तो पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था संबंधित है इसका? पूर्व बाल्यावस्था। सीक्वेंसिंग में याद रखना है, ठीक है। अब समझो, पहल को मतलब क्यों है? पहला अपन कहना है यार कि नई चीज कुछ करने की कोशिश करना। जैसे बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में आता है तो वो चाहता है मैं कुछ नया करूं। जब वो कुछ देखता है, टेलीविजन पे देखता है और कुछ देखता है, ठीक है, मान लीजिए उसने कोई सीरियल भी देखा, ठीक है ना, तो सीरियल में जिसने ड्रेस पहन रखी थी, वो बच्चा है बच्ची उस ड्रेस की कॉपी करने की कोशिश करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है, उसने कोई क्रिएटिविटी करने की कोशिश करता है, ठीक है, कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करता है, नई चीज देखता है वो, ठीक है। हमारे टाइम तो हम बना लेते थे, आप में से पता नहीं, हमने तो बचपन में चप्पलों को काट के टायर भी बनाए हैं, उनकी गाड़ी भी बनाई है, सब तो पहली थी हमारी। अब मान लीजिए वो पहल की और घर वाले का इधर आ जा, मैं बताऊं तेरे को टायर बनाने कैसे होते हैं, और 2 मारी थप्पड़ के, क्या दोबारा वो पहल करेंगे? नहीं। अरे कोई बात नहीं, चप्पल के टूट के भी बना ली तो भी अच्छी बात है, कुछ तो किया इसने, एक विचार तो आया इसके दिमाग में कि ऐसे टायर बन सकता है, उससे ऐसे गाड़ी बन सकती है। यही तो है बच्चे का विकास। हमारे टाइम के बच्चे इसलिए तो बहुत अलग थे, उसमें एजुकेशन का इतना बड़ा जोर था नहीं, अर्थ संसाधन थे नहीं, लेकिन मम्मी पापा उन चीज़ों को इतना ज़्यादा पॉजिटिवली लेते थे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर ले यार, ठीक है, कर रहा है बच्चा, अपने आप से कर रहा है, ठीक है, आज को बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो मत करना। इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि वो बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं और मर रहे हैं और मरते जाएंगे। देखना आने वाला टाइम कैसा होगा, क्योंकि आप सब लोग ने इतने प्रतिबंध झेले हैं कि आप निकल ही नहीं पा रहे उनसे। तो यहाँ बच्चा पहल करता है, इनिशिएटिव इसलिए बोला गया है, ठीक है। अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है बच्चे में। कौन सी प्रवृत्ति होती है? अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, नई चीज करना। अब वो जैसे वो नई चीज कर रहा है और मम्मी पापा ने कहा कि गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना, चाहे वो कोई डाक टिकटों का संग्रह कर रहा है, सिक्कों का है, कोई भी चीज बना रहा है, तो प्रशंसा कर दो, ठीक है। और यदि प्रशंसा नहीं की, उसको कहा कि अरे टिंगर के करे है, फालतू का काम क्यों करता है, ठीक है ना, तो उस बच्चे में कौन सा भाव आ जाएगा? हम बात कर रहे थे पहल बनाम अपराध, 2 अवस्था की। मैंने पहला प्रश्न बता दिया आपको, पूर्व बाल्यावस्था संबंधित है। दूसरी इसकी विशेषताओं की चर्चा मैं कर रहा था, तो मैंने कहा कि अन्वेषण की प्रवृत्ति बच्चे में इस समय होती है, वो कुछ नवीन पहल करना चाहता है। यदि उसको स्वीकृति मिल जाती है, घर वाले स्वीकार कर लेते हैं, तो उस संकट का समाधान हो जाता है, वो अगली अवस्था में बढ़ जाएगा। वरना उसमें यदि उसको डांटने पे कौन सा भाव आ जाएगा? उसमें अपराध या दोष का भाव उसमें बच्चे में पैदा हो जाता है, ठीक है। तो पहल और अपराध दोष जब पैदा होता है तो इनसे जो मनोसामाजिक मूल्य निकलता है, यदि उस संकट का समाधान हो गया तो, समाधान नहीं हुआ तो हमेशा अपने आप में गिल्टी फील करेगा, हमेशा अपने आप को दोषग्रस्त बच्चा मानेगा। और इस संकट का समाधान हो गया तो जो मनोसामाजिक गुण यहां से निकल के आएगा वो क्या आएगा? उद्देश्य। क्या आएगा? उद्देश्य, यानी लक्ष्य उन्मुख व्यवहार। हमेशा जिंदगी में उसका जो व्यवहार होगा वो लक्ष्य प्रेरित व्यवहार होगा, वो कभी लक्ष्य से भटकेगा नहीं, ठीक है। और यदि दोष उत्पन्न हो जाएगा तो लक्ष्य की तरफ कभी ध्यान, उद्देश्य युक्त उसका व्यवहार नहीं होगा। तो यहाँ सिंपल वे में यही याद रखना है कि इस अवस्था का संबंध किससे है और इसका मतलब क्या होता है, और इसका नेगेटिव पक्ष ये है, पॉजिटिव पक्ष ये है। तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था की ओर अपन चल रहे हैं। चौथी अवस्था जो है उसमें आपको याद रखना है कि चौथी अवस्था पे
और पांचवी अवस्था पे, इन पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथी, पांचवी और तीसरी तीनों ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। चौथी जो अवस्था है उसका नाम है परिश्रम, ठीक है, परिश्रम बनामहीनता, ठीक है। इसके स्थान पे जैसे सीटेट में एक शब्द आ गया उद्यम बनामहीनता आ जाए, एक ही बात है, कोई कंफ्यूज मत हो जाना। उद्यम शब्द आ जाए, परिश्रम शब्द आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है ना, इंफीरियरिटी, इंफीरियरिटी। तो इंडस्ट्री बनाम इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता, उद्यम बनाम हीनता क्या है? प्रश्न यहां से जो अमूमन पूछा गया है वो इस शब्द के नाम पे पूछा गया है कि किस अवस्था में पाया जाता है। तो कार्यकाल जो होगा वो याद रखना क्या होगा, 6 से 12 वर्ष, ठीक है। जैसे 5 से 12 भी कुछ किताबों में लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रखना है कि इसका संबंध किससे होता है, बाल्यावस्था। किससे होता है ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसका संबंध किससे होगा साहब, बाल्यावस्था से इसका संबंध होगा। समझ लो कि है परिश्रम बनाम हीनता, बहुत ईजी वे में है। एग्जाम, अभी तक एग्जाम पैटर्न के अपन चर्चा करें तो नॉर्मली क्या प्रश्न पूछा गया है कि इस अवस्था का कार्यकाल 6 से 12 वर्ष या 5 से 12 वर्ष, और इसका संबंध किस अवस्था से है, तो इसका संबंध बाल्यावस्था से है। अब यहां देखिए परिश्रम उद्यम, मतलब बच्चा जैसे बाल्यावस्था में आता है, यहाँ 6 वर्ष से वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है। विद्यालय में जैसे ही जाता है तो वो टीचर है, अपने बच्चों के संपर्क में आता है, तो वहाँ वो अलग अलग जगह पे वो बहुत सारी मेहनत करता है, अलग अलग क्षेत्रों में वो कार्य करना चाहता है, चाहे वो खेल है, चाहे वो अध्ययन है, चाहे विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम गतिविधियाँ हैं। अब जब वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रियाएं करेगा तो उसके सामने क्या आएंगी, चुनौतियाँ भी पैदा होंगी। यदि वो सफल हो जाता है उन चुनौतियों का समाधान करने में तो ठीक है, वो इधर भाग रहा है, आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो परिश्रम भी करे बेचारा, मेहनत भी करे, और जब वो असफल हो जाता है, उन चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाता उन कार्य क्षेत्रों में, तो उसमें कौन सा भाव पैदा हो जाएगा, हीनता का, इनफीरियरिटी का भाव उसमें आ जाएगा। इसलिए यहां जो दायित्व बढ़ता है, पहले वाली 3 अवस्थाओं में जिम्मेदारी ज्यादा किसकी थी, माता पिता की थी, लेकिन यहां जो जिम्मेदारी बनती वो टीचर की बनती है कि जैसे ही उसके सामने कोई चुनौती आती है वहां बच्चे का वो मार्गदर्शन करे, मार्गदर्शन नहीं करे तो कम से कम उसको मोटिवेट करे कि तुम कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं तुम कर सकते हो कुछ भी, ठीक है ना, तो वो मोटिवेट करे बच्चों को यहाँ पे। तो यहाँ परिश्रम बनाम हीनता समझ में आ गया, अलग क्षेत्र पे कार्य करेगा, चुनौतियां आएंगी, समाधान कर लिया ठीक है, नहीं किया तो वहाँ मनोसामाजिक संकट पैदा हो जाएगा। और ये जो मनोसामाजिक संकट पैदा होगा और इस संकट का यदि उसने समाधान कर लिया तो जो मनोसामाजिक गुण यहाँ पे पैदा होगा वो क्या होगा, सामर्थ्य, ठीक है ना। यहाँ जो ठीक है ना, सामर्थ्य क्या है साहब, अब सामर्थ्य क्या है, मतलब सामर्थ्य मतलब कोई भी कार्य को करने की आपकी योग्यता, एक प्रकार से कि मैं कोई भी कार्य को कर सकता हूं, तो उस प्रकार से उसमें क्या हो गया, सामर्थ्य जो है गुण, मनोसामाजिक गुण जो है वो यहाँ पे पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये चौथी अवस्था थी, नॉर्मली देख लेना, कोई ज़्यादा विशेष नहीं याद रखना। जो मैं 3 बातें मैं तुम बता रहा हूँ वो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। सामर्थ्य, आगे देखिए 5वीं अवस्था की ओर अपन बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अवस्था है 5वीं अवस्था, और यदि आप स्कूल व्याख्याता की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। 5वीं अवस्था का नाम है पहचान, ठीक है। स्कूल व्याख्याता में सबसे अधिक यदि परीक्षण पे यदि प्रश्न आया है पहचान, भूमिका, ठीक है, संघर्ष की अवस्था, संभ्रांति की भी कह सकते हैं, पहचान, भूमिका, संघर्ष की अवस्था, ठीक है ना। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट स्थिति, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट स्थिति कहाँ होती है, पहचान को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर। पहचान संकट शब्द विराम दिया है इरिक रिक्शन ने कि पहचान संकट वास्तव में क्या है, तो यही पहचान संकट है, ठीक है। संबंध कार्यकाल क्या हो जाएगा, तो 6 से 12 हमने पढ़ लिया था, तो 12 से 18 वर्ष कह दो, या कुछ किताबों में 13 से 18 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। इसका संबंध किससे, किशोर अवस्था से। सबसे अधिक बार यदि स्कूल व्याख्याता आरपीएस में पूछा गया तो ये प्रश्न पूछा गया, पहचान बनाम भूमिका या संभ्रांति की अवस्था, संकट की अवस्था, पहचान संकट की अवस्था, पहचान और भूमिका को लेकर कहाँ द्वंद्व रहता है, किशोर अवस्था से इसका संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 12 से 18 स्पेशली किशोर अवस्था याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां 2 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अभी एक प्रश्न पूछा था कि किस अवस्था में बच्चा पहचान को निश्चित नहीं कर पाता है, पहचान का उसमें अभाव होता है, तो पहचान का अभाव कहां होता है, किशोर अवस्था में होता है, ठीक है। यहां पहचान नहीं बना पाता तो उसके माइंड में चलता है कि मैं कौन हूं,
मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किन क्षेत्रों में जाऊँ, किन क्षेत्रों में मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर वो एक प्रकार से अपनी भूमिकाएं निश्चित करना चाहता है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ, मैं वहाँ करूँ, मैं राजनीति में जाऊँ, मैं शिक्षक बनूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। मतलब इन चीज़ों को लेकर उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, द्वंद्व रहता है, पहचान भूमिका संघर्ष या संभ्रांति की अवस्था, इसलिए इसको बोला गया है आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, इसका तात्पर्य ही किशोर अवस्था में बच्चा अलग अलग भूमिकाओं को लेकर सोचता है, और यदि वो सफल हो जाता है तो आगे निकल जाएगा, और सफल नहीं हो पाता तो कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगा। और इसी पहचान भूमिका और संघर्ष की अवस्था में यदि वो सफल नहीं होता है तो उसका व्यक्तित्व विकृत बन जाएगा, और यदि वो सफल हो जाता है तो यहाँ जो मनोसामाजिक गुण पैदा होता है वो कौन सा होता है, कर्तव्य परायणता। ठीक है ना, यहाँ जो मनोसामाजिक गुण पैदा होगा वो क्या होगा, कर्तव्य परायणता। ठीक है, तो कर्तव्य परायणता मनोसामाजिक गुण यहाँ से निकल के आएगा यदि उस संकट का उसने समाधान कर लिया कि उसको समाज के नियम मान्यताओं के साथ एक संतुलन स्थापित करते हुए अपनी एक पहचान, अपनी भूमिका के मध्य एक संतुलन उसको बनाना है, ये है कर्तव्य परायणता। तो ये पांचवी अवस्था है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक प्रश्न यहीं से आते हैं। पर्सन की लैंग्वेज किशोरावस्था संबंधित है, पहचान की भूमिका को लेकर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रहता है, पहचान का अभाव कहाँ होता है, यही होता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगली अवस्था 6 नंबर पे आ जाए, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता के स्थान पे मित्रता शब्द भी आ सकता है, बनाम अलगाव। अलगाव शब्द तो आजकल बहुत चर्चित है। ठीक है, इंटीमेसी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। आइसोलेशन चर्चित है ना, आइसोलेट, कोरोना काल में आइसोलेट हो रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो घनिष्ठता बनाम अलगाव क्या है, देखिए पहला प्रश्न कार्यकाल पे आएगा, प्रश्न कम पूछे गए, बाद की अवस्थाओं पे फिर भी देखना है। ठीक है, कुछ किताबों में इसमें 18 से 30 वर्ष दे रखा है, और कुछ किताबों में 19 वर्ष से 35 वर्ष दे रखा है। तो 18 या 19 से 30 या 35 वर्ष, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, याद रखना। ठीक है, तो दोनों ही किताबों का मैं सब रेफरेंस किताबों की बता रहा हूँ, रेफरेंस किताबों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देख लो। 18 से 30, 19 से 35, ज़्यादा सही मुझे लग रहा है 18 या 19 से 35 वर्ष वाला। ठीक है, समझिए। पहला प्रश्न हो गया किशोर अवस्था संदिग्ध है, नहीं, किशोर अवस्था समाप्त हो गई, तो ये बाद की अवस्था यानी प्रौढ़ अवस्था, वयस्क अवस्था की ओर अपन जा रहे हैं। सिंपल सी है, एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है केवल। ठीक है, और यहाँ क्या है, घनिष्ठता का मतलब क्या है, देखिए यहाँ एक आपको आवश्यकता होती है। वैसे तो आजकल बच्चों की आवश्यकताएं पहले ही होने लग जाती है इस चीज़ की, लेकिन नॉर्मली इरिगेशन कहता है कि यहाँ 19 वर्ष में 18 वर्ष के बाद इस चीज़ की आवश्यकता होती है कि किसी से वो प्यार करे, मोहब्बत करे। ठीक है, रोमांस करे। ठीक है, रोमांस शब्द से आप में से बहुत से बच्चों में हाँ सर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, केवल रिट की तैयारी करनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए इस समय। ठीक है ना, तो ये शब्द यहाँ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मैं देखूं, जिसको मैं निहारूं, जिसके साथ मैं मोमेंट्स बिताऊं, जिसके साथ बातें करूं, जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर करूं, जिसको मुझे उसके साथ विश्वास हो, उसको मेरे पे विश्वास हो, दोनों के बीच एक वफादारी हो, एक ईमानदारी हो और बहुत अच्छा लगे, ये घनिष्ठता वाली भाव होती है। यदि वो ऐसा कोई व्यक्ति उसके जीवन में आ जाता है तो ठीक है, पॉजिटिविटी है। यदि नहीं आता है तो व्यक्ति किस में जाएगा, आइसोलेट रहेगा, बेचारा अकेला रहेगा, ना तो किसी का प्यार वो प्राप्त कर पाता है और ना किसी को प्यार दे पाता है, जिसमें कौन सा भाव आ गया, अलगाव। ना तो प्यार प्राप्त करेगा, ना प्यार दे पाएगा, और जिसमें ये उत्पन्न हो गया वो प्यार प्राप्त भी करेगा और प्यार दे भी पाएगा। उसमें यहाँ जो मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, नहीं जो संघर्ष होता है, इससे यदि समाधान हो गया तो मनोसामाजिक गुण कौन सा पैदा होगा, प्यार। प्यार का मतलब लव। ठीक है, तो लव यहाँ मनोसामाजिक गुण, मनोसामाजिक मूल्य यहाँ उत्पन्न होता है इन दोनों के संघर्ष से। तो प्यार का मतलब यहाँ ही बताया गया है एरिक रिक्सन ने कि प्यार जिसमें होता है वो रोमांटिक होता है। ठीक है, उसमें ईमानदारी होती है, उसमें वफादारी होती है। ठीक है, और जिसमें अलगाव होता है वो ना प्यार प्राप्त कर पाता है, ना किसी को प्यार दे पाता है। ये छठी अवस्था थी। आगे देखिए, अपनी 7वीं अवस्था अपन पढ़ेंगे, और 7वीं अवस्था में अपन बात करेंगे सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता की। मैंने चर्चा भी बहुत बार की है। सृजनात्मकता, ठीक है, या इसको आप रचनात्मकता बोल दो, सृजनात्मकता बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, सृजनात्मकता बोल दो, जननात्मकता बोल दो,
उत्पादकता बोल दो, सृजनात्मकता, स्थिरता, सृजनात्मकता बनाम स्थिरता, ठीक है। जननात्मकता बनाम स्थिरता हो जाएगा उत्पादकता। निष्क्रियता शब्द भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, निष्क्रियता भी लिख सकते हैं, निष्क्रियता। क्रिएटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। अब स्टेग्नेशन का मतलब स्थिरता, क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता, ठीक है। कार्यकाल क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ किताबों में 35 से 65 वर्ष बताया गया है और कुछ किताबों में इसको 30 से 50 के वर्ष के बीच का समय बताया गया है। दोनों ही अलग अलग किताबों में मैं खुद ही कन्फ्यूजन हो जाता हूँ कि कौन सी को सही माने। अच्छी टेक्स्ट किताबों की बात कर रहा हूँ, बाकी इनमें से बीच का एक कोई भी आएगा, ठीक है ना। आप याद रखना 30 के बाद का समय जो है, 35 वर्ष के बाद का जो समय है वो ये है, और ये 60 वर्ष से पहले होता है। सिंपल सी बात याद रखना, 65 वर्ष तक इसको माना गया है, 65 वर्ष से अधिक को लास्ट आ जाएगा। तो यहाँ केवल 30 से 50 इसको बोला गया है, कुछ किताबों में 35 से 65 बोला गया, कुछ में 35 से 60 भी माना गया है। तो मुझे ज़्यादा सही ये लग रहा है 35 से 60, ठीक है। बाकी 30 से 65 भी 3 से 4 अच्छी किताबों में भी यहाँ दिया गया है, तो ये ऐसा कोई प्रश्न आएगा नहीं, ठीक है। समझ लीजिए, बहुत ईजी है, मैं इन पे इतना ध्यान भी देना है, लास्ट वाले अवस्था इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्रिएटिविटी, यहाँ व्यक्ति जो होता है वो सिंपल वे में आपको समझना है, कुछ ऐसा उत्पादन कार्य करना चाहता है, वो मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहता है जिनसे उनको कुछ मिले, मतलब कल्याण की भावना से कुछ कार्य करना चाहता है। ऐसे टीचर्स आपने देखे होंगे जो बच्चों के कल्याण की सोचते हैं कि बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा देना बच्चों को कि वो जिंदगी भर उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। तो वो ऐसे जो टीचर होते हैं उनको क्रिएटिविटी बोला गया है उनको, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं, समाज में कुछ ऐसा सुधार करना चाहते हैं, समाज में कोई ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं, वो सृजनात्मकता है जो आने वाली पीढ़ियों में काम आए। और जो नहीं कर पाएंगे वो स्थिरता। स्थिरता मतलब होता है जो अपने आप में मस्त है, आत्म तल्लीन है, अपनी सुविधाओं से मतलब है, अपने आप से मतलब है, बाहर में जाए दुनिया मेरे को क्या मतलब, खाओ पियो मौज करो, ठीक है। तो ऐसे लोग ज़्यादा हो रहे हैं कलयुग में, ऐसे लोग ही ज़्यादा होंगे स्थिरता वाले। तो ये एकांत में रहने वाले, चुपचाप अपनी मस्ती में रहने वाले, अपने सुख को प्रमुख मानने वाले, और ये दूसरों के कल्याण को महत्वपूर्ण मानने वाले होते हैं कि समाजों में कुछ ऐसा देके जाऊं जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए, ठीक है। तो ये होती है 35 से। यहाँ जो मनोसामाजिक मूल्य, यदि यहाँ संकट पैदा होता है, क्या पैदा होता है, यदि यहाँ संकट पैदा होता है, एक मिनट पेन ले लूंगा, चल रहा, चलो ठीक है। ये देखना सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। तो यहाँ यदि मान लीजिए संकट पैदा हो जाता है किसमें, सृजनात्मकता बनाम स्थिरता में, तो यहाँ जो मनोसामाजिक मूल्य पैदा होगा उसको बोला गया देखभाल, ठीक है ना, देखभाल। अभी तक इन पे प्रश्न नहीं आया वैसे मनोसामाजिक मूल्य कौन से पैदा होंगे, लेकिन फिर भी देख लेना कि देखभाल केयर जो है वो किस अवस्था में पैदा होता है। यहाँ पे देखभाल का मतलब है कि दूसरों के बारे में सोचता है, कल्याण की बात करता है, परम दुष्प्रार्थ हित की बात करता है, ये देखभाल है, ठीक है। और वरना तो वैसे है ही वो है। ये 7 अवस्थाएं अपनी पूरी होगी। और अब अंतिम अवस्था और देख लो आप, ईमानदारी बनाम निराशा, ठीक है। ईमानदारी बनाम निराशा, इसके संपूर्णता बनाम हताशा शब्द भी आ सकता है। संपूर्णता बनाम हताशा एक ही बात है साहब। ईमानदारी बनाम निराशा कह दो, संपूर्णता बनाम हताशा कह दो। क्या है ईमानदारी, हताशा, संपूर्णता, निराशा, क्या है, इसको समझ लें। मतलब जीवन का जो अंतिम समय होता है ना, एक प्रकार से मान लो कि अब 60 वर्ष के बाद का समय, या कुछ किताबों में 65 वर्ष बताया गया है, ठीक है, या कुछ किताबों में 50 वर्ष बताया गया है। आजकल तो देखो तो इस 50 वर्ष के बाद ये चीज़ आने लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि व्यक्ति जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुँचता है तो वहाँ अपने जीवन के बारे में वो सोचता है कि मैंने अच्छा क्या किया, मैंने बुरा क्या किया। यदि उसको लगता है कि मैंने खूब अच्छी सफलताएं अर्जित की हैं, मैंने खूब अच्छे कार्य किए हैं, तो उसमें कौन सा भाव आएगा, ये संपूर्णता वाला भाव आ जाएगा, ईमानदारी वाला भाव आ जाएगा। उसके मन में आता है अरे मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, लोगों को बुराई किया है, बुराई की है। उनमें कौन सा भाव आ जाएगा, निराशा, हताशा। ज़िंदगी में याद रखना, आप कितने बड़े इंसान बने हो, कितने महान बने हो, ये आपकी ये अवस्था बताती है। आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जिंदगी का हमेशा ये अंतिम पड़ाव होता है ना, वहाँ आपके साथ जो होती है ना वो ये चीज़ होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। यहाँ यदि आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं तो आपके मन में आएगा यार मैं बहुत अच्छा हूँ,
बस ये भाव जिस दिन पैदा कर लिया ना, आप जीवन आपका अमृत बन गया। कई बार आपने देखा है कुछ RS IAS अधिकारी होते हैं, वो लास्ट में अपनी पिस्टल से सुसाइड कर लेते हैं, उनकी लास्ट टाइम बड़ा खराब होता है। क्यों? आदमी जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जाता है उसको लगता है यार मैंने कितने बेईमानी की, कितने लोगों को लूटा, मैंने कितने गरीबों को किया। चाहे आप कितने से बड़े महल बना दो, 20-50 आपने गाड़ी ले ली, लेकिन वो आपका साथ नहीं देंगे। आपका साथ केवल वो आपकी ईमानदारी देगी कि मैंने समाज को क्या दिया, मैंने इस राष्ट्र को क्या दिया, मैंने लोगों के कल्याण के लिए क्या करी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमेशा ये आता है कि यार मैंने अच्छा किया, कोई बेईमानी मैंने नहीं की। लेकिन और पोर्स में देख लेना आप, लास्ट में गंदी नेगेटिव भावनाएं आएंगी उनमें, क्योंकि वास्तव में कुछ चीज़ें करते भी हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो जो ईमानदार होता है, चाहे वो IAS हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी हो, उसमें ये पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ मैंने संपूर्ण हूँ, मैं कोई कमी नहीं है। और जिसमें ये आ गया ना, वो बहुत दुखी होकर मरता है, याद रखना। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा हमें बेहतर कार्य करना है, याद रखना, ईमानदारीपूर्ण कार्य करना है। तो इस मनोसामाजिक जो मूल्य यहाँ पैदा होता है उसका नाम है परिपक्वता। कौन सा होता है साहब? परिपक्वता। यदि उस संकट का समाधान कर लिया तो वो परिपक्वता मनोसामाजिक गुण अर्जित कर लेता है, मैच्योरिटी। तो ये 8 अवस्थाएं थी। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद अच्छे से समझ में आई होंगी। 8 अवस्थाओं का कार्यकाल, किस अवस्था से संबंधित है और कौन सा मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। अभी तक मनोसामाजिक मूल्य पे प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कई बार कहते हैं सर कम टाइम साइकोलॉजी के टॉपिक बनाता हूँ तो व्यूज इतने नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छे इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, मतलब अनावश्यक कोई भी बकवास सा वीडियो होता है उस पर खूब व्यूज होते हैं, तो बड़ा लगता है यार क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे सीरियसली इन चीज़ों को लेते नहीं हैं। आपके साथ ज़्यादा मेहनत करता है उसको आप इग्नोर करते हैं, जो आपको फर्राटे में जो कुछ बताते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी मेरा कर्तव्य है, मैं करवाऊँगा। धन्यवाद।